अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एमबीए अकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम आज के लेक्चर में ये चीजें जो है कवर करेंगे। तो पहला है हमारे पास फ्लक्स के फ्लक्स किया है, उसके बाद एरिया और एरिया वेक्टर के बीच में हम फर्क तलाश करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स उसके बाद पढ़ेंगे, फिर मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जीरो फ्लक्स कब होगा, और फ्लक्स एट एनी एंगल हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फ्लक्स की हम क्या ये निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, और साथ साथ में डायमेंशंस भी उसी यूनिट से निकालेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। फ्लक्स पहले पढ़ते हैं कि फ्लक्स क्या है। कोई भी चीज जो फ्लो करता हो और किसी एरिया पर से पास होता हो उसको हम फ्लक्स कहते हैं। यानी एनीथिंग दैट फ्लोज एंड पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड व्हाट, फ्लक्स। अगर सपोज ये हमारे पास क्या है, एरिया है, ये हाथ मेरा जो है ये एक एरिया सपोज कर लेते हैं, और एयर जो है इस पर से आ रही है और इसी पर से चीर के निकलती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये एयर फ्लक्स है। अगर वाटर जो है इस पर से आ रही है तो हम कहते हैं वाटर फ्लक्स है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर से आ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर से आ रही है तो हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो हुआ फ्लक्स के फ्लक्स किया है। उसके बाद एरिया और एरिया वेक्टर पढ़ते हैं कि इसमें क्या फर्क है। एक होता है सरफेस एरिया, सही है, और एक होता है एरिया वेक्टर। तो याद कीजिएगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया को। यानी अगर ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हुआ सरफेस एरिया, और ये उसका डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिर इस तरह होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अगर यू करूं मैं इसको, मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर रखूं सरफेस एरिया को, तो फिर डायरेक्शन एरिया वेक्टर का इस तरह होगा, सही है, 90 डिग्री पे होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल होगा, सही है, नॉर्मल टू द सरफेस। नोट कीजिएगा। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अब तो बात आसान हो गई, हमने तो फ्लक्स जो है वो पहचान लिया कि फ्लक्स क्या है। अब देखिए, अगर एक एरिया है, मैं परपेंडिकुलर रख लो उसको, सही है, एरिया यानी सरफेस एरिया को मैं परपेंडिकुलर रख लो, और उसी पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये आ रही है और इसी तरीके से इस सरफेस पर से चीर के निकल रही है, तो फिर हम इसको कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। हमने पढ़ा कि फ्लक्स क्या है, फिर एरिया और एरिया वेक्टर में हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, और साथ साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ा। अब पढ़ते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, और फिर उसके बाद जो है हम जाते हैं शेप्स भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू अ शेप, सही है। फिगर के जरिए से हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो देखते जाइए। ये है सरफेस एरिया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, तो वो कुछ यूं होगा। तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन इस तरह परपेंडिकुलर रखा गया है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल है टू द सरफेस। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चीर के निकलती है, इस तरीके से, सही है, समझ आ रही है। अब देखिए, चीर के इस तरीके से निकल रही है। तो अगर गौर कीजिएगा, यहां पे जो एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है। 0 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। तो मैक्सिमम फ्लक्स भी हमें तब मिलेगा जब एंगल बिटवीन बी एंड ए कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। हमारे पास इक्वेशन है कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा की जगह पे मैं 0 पुट करूं तो कॉस ऑफ 0 विल गिव अस 1। इसी तरीके से फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, यानी ये है फिर आपका मैक्सिमम फ्लक्स। उसके बाद जीरो फ्लक्स की जाने आते हैं। यानी अगर अब इसी सरफेस एरिया को मैं इस तरीके से रोटेट करूं 90 डिग्री एंगल पे, तो ये होगा सरफेस एरिया का डायरेक्शन, यानी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। लेकिन ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी इस सरफेस पे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चीर के नहीं निकल रही है, बल्कि ऊपर या नीचे स्लिप होके जा रही है। तो यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब पुट करते हैं
कि जब एंगल 90 हो तो cos ऑफ 90 हमें कितना दे रहा है, रिजल्ट 0 दे रहा है, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। अब फ्लक्स जो है 0 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। फ्लक्स एट एनी एंगल के लिए हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर सरफेस एरिया बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर नहीं है या हमने इस तरह पैरेलल नहीं रखा हुआ है, किसी दूसरे एंगल पे रखा हुआ है या इस तरह, तो उसके लिए हम फ्लक्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन से आप आसानी से फ्लक्स जो है फिर मालूम कर सकते हो। बस आपने क्या करना है कि जो एंगल होगा, जिस एंगल पे भी सरफेस रखा गया है एरिया, उसी को पुट करें यहां पे, और अभी काज वही एंगल, काज के साथ वही एंगल आपने लगाना है, तो वो एंगल जितना रिजल्ट देगा वही आपका होगा मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी एंगल। तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो देखते जाए, मैं इसको मिटा देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। चले इस इक्वेशन को उठाते हैं मैक्सिमम फ्लक्स का। अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है वेबर, सही है। इज इक्वल टू, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला, और ये एरिया है लेंथ इनटू एल। तो एरिया का यूनिट क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमारे पास क्या है, वेबर है, विच इज इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा एंट्री टेस्ट में इसका डायमेंशंस भी पूछा जा सकता है, तो इसका डायमेंशंस भी निकालते हैं कि इसका डायमेंशन क्या बनेगा। अच्छा, तो फ्लक्स, और वी कैन से दैट Weber is equal to, I should write it down like this, B dot A, and अगर कल का लेक्चर किसी ने देखा है, इस पे मैंने बताया था कि B is equal to F divided by IL, तो I should put B is equal to F divided by IL, so one Weber is equal to, यहाँ पे F divided by IL पुट करें, और A की जगह पे तो E ही आएगा। अच्छा, अब वेबर का डायमेंशन निकालते हैं, तो F की यूनिट क्या है, न्यूटन। अच्छा, ये हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू MA, तो यहां पे हम MA लिख सकते हैं, MA डॉट A डिवाइडेड बाई IL। अच्छा, तो ये जो है इसकी मास है, ये मास है, तो मास की प्रेजेंटेशन किस तरह है, m, और ये एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये m और ये लेंथ है तो L, और T ऊपर जाएगा तो T-2 बनेगा, और ये एरिया है, एरिया का हमारे पास L इंटू L है, तो ये L स्क्वायर बनेगा। नीचे I जो है करंट है, और करंट की यूनिट एम्पेयर है, और ये लेंथ है तो L का तो L ही रहने दो, और L को L से उड़ा दी जाए, इसका देखो सर मात कवरता। और अब जो हमारे पास रहता है वो है M L स्क्वायर T-2 और A, और जब A ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, एंड एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमने निकाला इसका डायमेंशन उसकी यूनिट से। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि 1 वेबर को डिफाइन किस तरह करेंगे। 1 वेबर को बिल्कुल आसान तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इनटू 1 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे कहते हैं, जब हमारे पास एरिया जो है वो यूनिट एरिया पे 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, 1 वेबर कहते हैं। चलो, उसके बाद हम एक और चीज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम एक और नाम से भी नवाजते हैं, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा करामत साबित होगा, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के साथ डील करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ, सिर्फ फ्लक्स के साथ तो नहीं। तो चलो, अब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। तो एज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू B इनटू A। अब ये चीज हम निकाल लेते हैं, तो दोनों साइड को किस चीज पे डिवाइड करते हैं, A पे डिवाइड करते हैं।
इस शब्द से ए पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, बी इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए, यानी इसको फिर हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्योंकि कितना फ्लक्स किसी एरिया पर से या किसी वॉल्यूम पर से गुजर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा टॉपिक था, तो उसी के अंदर हमने सब हेडिंग्स भी डिस्कस की कि पहले फ्लक्स किया है, फिर एरिया और एरिया वेक्टर के बीच में फर्क किया है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हमने पढ़ा, मैक्सिमम फ्लक्स हमने पढ़ा और उसके बाद जीरो फ्लक्स भी पढ़ा और फ्लक्स एट एनी एंगल भी पढ़ा। उसके बाद उसकी यूनिट भी निकाली और डायमेंशंस भी निकाली जो आपके एंट्री टेस्ट में अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं, और उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा करामत साबित होगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।